नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मंजू मेहता। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति ने 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन का किया शुभारंभ। 14 अप्रैल तक चलने वाले महानाट्य के महामंचन में 250 कलाकार एक साथ कर रहे हैं अभिनय। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही हैं विविध गतिविधियां। खंडवा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं की गई आयोजित। प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जी का प्रकटोत्सव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने जाम सांवली पहुंचकर लेटे हुए हनुमान जी का किया दर्शन और पूजन। और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंदौर में पत्रकारिता महोत्सव का किया शुभारंभ। एआई के बढ़ते उपयोग और इससे होने वाले प्रभावों पर पत्रकारिता महोत्सव में की चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन को लेकर भोपाल में व्यापक तैयारियां की गई हैं। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने कार्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा हेतु अलग अलग कार्यों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, बैठक व्यवस्था, पास, निमंत्रण, पार्किंग, पेयजल, मेडिकल टीम और पावर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन से उस काल को और भारत को गौरवान्वित किया। उपराष्ट्रपति शनिवार शाम को दिल्ली के लाल किला परिसर स्थित माधा दास पार्क में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 14 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति एक मिसाल है कि भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीवन कितना सहज और सरल हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सम्राट वीर विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास का गौरवशाली काल बताते हुए कहा कि हमारी संस्कृति को सहेजने और संवारने में विक्रमादित्य का अमिट योगदान है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 13 और 14 अप्रैल को भी होगा। इसमें 250 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा को जीवंत कर रहे हैं। इस महानाट्य के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए पालकी, रथ, घोड़ों और एलईडी ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा विक्रमादित्यकालीन मुद्रा और मुद्रांक की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक ऋषियों के जीवन और योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर कथा सुना। महाराज विक्रमादित्य महादानवीर थे महाराज। अरे महाराज विक्रमादित्य महासत्यवादी और न्याय प्रिय थे महाराज। गाय बधावा मंगल गावा चौक पुरावा आज खुशी में है। लंबे अंतराल के बाद
भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब बहुत प्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को लेकर जो प्रगति हो रही है, वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी, वो वापस जीवित हो। पांढुर्णा जिले के प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर में उनके प्रकाट्य उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सपरिवार जाम सांवली पहुंचकर श्री हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर ट्रस्टियों ने उनसे जाम बजाज जोड़ से ग्राम राजना तक लगभग 25 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण की मांग की। मंदिर के ट्रस्टी अजय धवले ने बताया कि श्री गडकरी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों से बातचीत की, जिससे संकेत मिलते हैं कि क्षेत्रवासियों को जल्द ही नई 4 लेन सड़क की सौगात मिल सकती है। यह सड़क न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय विकास में भी सहायक होगी। आपको बता दें कि जाम सांवली के हनुमान जी के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है। देर रात तक यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचे और लेटे हुए हनुमान जी की दर्शन, पूजन, आराधना की। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान के ट्रस्टियों ने नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हमारे आग्रह का मान रखते हुए आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे परिवार के समग्र हमारे मंदिर में आए, श्री मूर्ति का दर्शन किया, अभिषेक पूजन किया। और जो हमारे ट्रस्ट का आग्रह था कि बजाज रोड से लेके राजना तक के एक 4 लेन होना चाहिए, उसमें भी एक हनुमान पथ की हमने मांग की थी, जो बजाज से लेके जामसावली मंदिर तक के सुसज्जित 4 लेन की और मंदिर को जोड़े वो। तो आदरणीय गडकरी जी ने संबंधित अधिकारियों को, बजट डायरेक्टर NHAI को उसके संबंध में निर्देश दे दिए हैं। और जल्दी जो हमारा आग्रह था, निश्चित रूप से बाबा हनुमान जी की कृपा रहेगी तो वो आग्रह पूर्ण होगा। मध्य प्रदेश के भाविकों के लिए, मध्य प्रदेश के दर्शनार्थियों के लिए जाम सांवली धाम आने वाले 3-4 वर्षों में एक बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र बनेगा, और इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हनुमान लोग श्री हनुमान मंदिर में आज हनुमान जयंती का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जयंती के आयोजन के लिए हम लोगों ने, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के पार्किंग इत्यादि की जो व्यवस्थाएं पहले से और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पांढुर्णा जिले में ये जो मंदिर स्थित है, इसमें पांढुर्णा जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं।
निकट भविष्य में विकास की कई योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने PWD के माध्यम से जो मुख्य मार्ग पे यहाँ तक आने का मार्ग है, इसका डामरीकरण भी कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट 23 मार्च 2025 को हुआ था। उन्होंने प्रशासन को और पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो प्रथम फेज का काम है उसको शीघ्र चालू किया जाए और पूर्ण किया जाए। जो काम हो रहे हैं वो लगभग थोड़ा सा उसमें रुकावट की स्थिति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा 7 करोड़ की राशि और प्रदान की गई है DMF से। फर्स्ट फेज के काम को हम लोग 2-3 माह के अंदर पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय फेज की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके संबंध में मैंने और SP साहब ने जो संबंधित विभाग है, पर्यटन विभाग के इंजीनियर्स और मंदिर के जो पूर्व इंजीनियर्स हैं उनके साथ बैठक कर ली और सेकेंड फेज की कार्य योजना भी हम लोग शीघ्र तैयार करें। ठीक है। देखिए, ये जो पिछले 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक एक साप्ताहिक पूरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सबसे चमत्कारी हनुमान धाम में। यहाँ पर पूरा पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है जो व्यवस्थाएँ लगाई गई उसमें हमारे पटवारी, हमारे चौकीदार और जो प्राइवेट एजेंसीज का जो हमारे गार्ड्स हैं और बाकी जो पंचायत स्तर पर शासन स्तर पर कर्मचारी है, सभी का सहयोग किया गया है। यहाँ पर अलग से पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जो हमारा मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है और बाकी अन्य जो इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुभारंभ किया। उन्होंने AI का जिक्र किया और कहा कि इस तकनीक के आगे बढ़ने से विश्व में मूलभूत परिवर्तन होगा। ये वक्त भारत का वक्त है और इस वक्त में भारत विश्व में गुरु के रूप में उभरकर सामने आएगा। स्टेट प्रेस क्लब के इस आयोजन में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि AI का काल अवेकनिंग इंडिया का काल है। इस वर्ष AI के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य और विकास पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, बुद्धि प्रतिक्रिया दे सकती है लेकिन अनुभूति नहीं कर सकती। AI से मस्तिष्क जीता जा सकता है लेकिन दिलों को नहीं जीता जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि पत्रकारों को हर दिन परीक्षा देनी होती है। राजनेताओं को 5 साल में एक बार चुनाव के समय परीक्षा देनी होती है, इसलिए दोनों के बीच में समानता का फर्क है। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने पत्रकारिता महोत्सव की जानकारी दी। लगता है कि AI पर जिस तरह से सभी वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में बात करी है, उससे ये तो परिलक्षित हो गया है कि AI आने वाले समय में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। और इसके साथ ही विभिन्न 9 सत्र आयोजित होना है, जिसमें AI पे चिकित्सा, AI मीडिया, AI स्वास्थ्य, AI रचनात्मकता, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी 14 तारीख को इस समारोह में शिरकत करने की संभावना है और मैं सभी मीडियाकर्मी और शहर के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित करता हूं कि 3 दिन इस महाकुंभ में अवश्य अपनी हाजिरी लगाएं। खंडवा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में नर्मदा नदी संरक्षण अभियान के जिला संयोजक यशदीप चौरे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नदी हमारी माँ होती है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वैसे ही नदियां भी हमें जीवन देती हैं। जल संरक्षण हेतु उन्होंने वृक्षारोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की अपील की। इस अवसर पर आयोजित रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अभी ये जो आयोजन हुआ, उसको लेकर मैंने छात्रों को कहा कि आने वाले बरसात के पहले आपका 1 मई से 15 जून का जो छुट्टी का अवकाश का समय है, उस समय हम हमारे घरों के आसपास सोखते गड्ढे,
या बोरी बंधान और ये सारी चीज़ें बनाकर पानी को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमारा जो वाटर लेवल है वो बना रहे और हमारे जल के स्रोत जो है वो सूखे ना और अगली गर्मियों तक भी वो संरक्षित रहें। उसमें सर ने बताया कि हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए, जैसे आजकल पेड़ वगैरह इतने कट रहे हैं, पानी की कमियां हो रही है। हम कहीं भी जाते हैं तो ना नदियों में ज़्यादा पानी है ना कुओं में ज़्यादा पानी है, तो हमको पानी बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। अंदर सर ने हमें ये बताया है कि अभी जैसे गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं तो जल को किस तरह से हम बचा सकते हैं और कितने नुकसान हो रहे हैं इंसानों को भी और जानवरों को भी। जो जल कम हो रहा है हमारा, किस तरह से हमें जल को बचाना चाहिए। जैसे कहीं भी पानी का वेस्टेज हो रहा है तो वहाँ पर अगर हमें कहीं पे भी नल खुला मिला या कहीं भी वेस्ट हो रहा है तो हमें कैसे उसे रोकना चाहिए। जब भी बारिश आती है तो हमें कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और उससे बचाना चाहिए। कुएं नाली कैसे सूख रही है, सब कुछ उन्हें कैसे हम बचा सकते हैं और बाकी कैसे जो भी है पानी को उन सबको कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब उन्हें बताया। और हमें पेड़ों को भी कम काटना चाहिए और पेड़ों को उगाना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ के वृंदावन तालाब के घाटों पर सफाई अभियान चलाया। इस तालाब में नहाने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां पर जल कुंभी को साफ किया और लोगों को सफाई का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान दें। में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत टीकमगढ़ का जो हमारा वृंदावन तालाब है, वृंदावन तालाब में आज हम सभी ने यहाँ पर जलकुंभी के ढेर लगे हुए थे, घाट काफ़ी अस्वच्छ था। कार्यकर्ताओं ने तय किया कि आज वृंदावन घाट के पर चल करके यहाँ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम करना है और हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर झाड़ू चला करके फिर कचरा उठा करके इस घाट को साफ करने में अपना योगदान दिया। स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है उसका उद्देश्य यही है, हम लोग तो जाते हैं कुछ समय करते हैं लेकिन समाज की सहभागिता इसमें जुड़े, ये अवेयरनेस समाज में लाने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुख्यालय पे और जिले के अन्य स्थानों पे, चाहे वो स्कूल हों, अस्पताल हों, आंगनबाड़ी हों, तालाब हों, ऐसे स्थानों पर जाकर, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर स्वच्छता अभियान के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर। आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के लिए याद किया जाता है। आज ही के दिन साल 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। अंग्रेज जनरल डायर की अगुवाई में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग, जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ
एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए ये कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। ग्वालियर प्रेस क्लब में हनुमान जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों ने सुंदरकांड का पाठ कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सुंदरकांड का पाठ कर रही इस मंडली के सभी सदस्य दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं। मंडली के प्रमुख मुकेश कुशवाहा ने दिव्यांगता के बावजूद चुनौतियों से हार नहीं मानी, बल्कि अपने ही जैसे अन्य दिव्यांगों को जोड़कर एक संस्था बनाई और आज इनकी मंडली अन्य आम लोगों की तरह धार्मिक आयोजनों में भक्तिमयी सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं। इनकी मंडली में लगभग 8 से 10 सदस्य जुड़े हैं। धार्मिक आयोजन में भक्ति पाठ करने के लिए इन्होंने खास नेत्र बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि धार्मिक पुस्तकों को मंगवाया है, जिसे पढ़कर सुंदरकांड और रामायण का पाठ ये किया करते हैं। मुकेश की मंडली में इनकी धर्मपत्नी भी, जो कि एक दृष्टि बाधित दिव्यांग है, इनका साथ देती है। इनका मानना है कि शादी के बाद उन्हें एक नई दिशा मिली और आज दिव्यांगता के बावजूद वे आत्मनिर्भर हैं और अन्य अपने जैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्वालियर प्रेस क्लब द्वारा हनुमान जयंती पर यह खास और अनूठा आयोजन किया गया था ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन को मंच प्रदान कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके।
सर, जब मेरे को पारिवारिक हानि हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर थी और मेरे को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो मैंने ये विचार किया कि जो दृष्टिमान लोग हमको अधिकांश मंडल में ढोलक के लिए ही बुलाया करते थे और मुझे ढोलक बजाना कम आती है। मेरा मानना ये था कि मेरे को रामायण पढ़ने के लिए भी बुलाया करें, परंतु फिर हमको जब नहीं बुलाते थे, मेरे ये मन में विचार आया कि मैं अपना खुद का ही स्वयं का एक मंडल तैयार करूं और जिससे लोगों के समाज में ये भावना जागृत होगी कि दृष्टिबाधित भी अब रामायण को उसी तरीके से पढ़ते हैं जो हम आंख वाले लोग पढ़ सकते हैं। एकदम सामान्य किताब होती है और ये समझे कि मतलब ब्रेल का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए मैंने इस मंडल को तैयार किया। मेरा निवास जन्म स्थान जबलपुर है और अभी मैं 2020 में श्री मुकेश कुशवाहा जी से मेरी शादी हुई। उसके पहले मैं कुछ नहीं जानती थी सुंदरकांड रामायण के बारे में, लेकिन मैं इनसे जुड़ी और धीरे धीरे मैंने सुना, फिर इसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया और आज की स्थिति में मैं उनके बराबर से साथ दे रही हूँ। सुंदरकांड में मुझे बहुत खुशी होती है कि उनसे जुड़कर मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला और भगवान से जोड़ने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला कि मुझे भगवान की आराधना करने का अवसर मिला। आज जो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है प्रेस क्लब में, इसमें एक सबसे संवेदनशील और मैं कहूँ मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का विषय है कि नेत्रहीन बच्चे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत धारणा है, नेत्रहीन शब्द ही मेरे लिए इतना संवेदनशील है कि वो मेरे को भावुक कर देता है, लेकिन उनका जो आज सुंदरकांड का पाठ है उसने एक संदेश दिया है समाज को कि वे भी समाज का एक हिस्सा हैं और उन्हें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। प्रेस क्लब ने ये पहल करके सामाजिक चेतना विकसित करने का जो प्रयास किया है, मैं मानता हूँ कि उसके बहुत अच्छे परिणाम। पवन पुत्र हनुमान जी के प्रकटोत्सव का पावन पर्व विदिशा में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विदिशा के मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई। भक्त अपने आराध्य हनुमान भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। वहीं विदिशा के रंगई स्थित श्री दादाजी सिद्ध मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में अयोध्या के राम मंदिर के बाद हनुमान जी महाराज का सूर्य तिलक किया गया। भोपाल विदिशा मार्ग रंगई स्थित श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लगभग एक सप्ताह से तैयारियां शुरू थीं। आपको बता दें, ये मंदिर काफी प्रसिद्ध और अति प्राचीन है। अंचल के श्रद्धालुओं की इस हनुमान मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। और अब वक्त है मुख्य समाचारों का। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति ने 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन का किया शुभारंभ। 14 अप्रैल तक चलने वाले महानाट्य के महामंचन में 250 कलाकार एक साथ कर रहे हैं अभिनय। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही हैं विविध गतिविधियां। खंडवा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं की गई आयोजित। प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जी का प्रकटोत्सव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने जाम सांवली पहुंचकर लेटे हुए हनुमान जी का किया दर्शन और पूजन। और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंदौर में पत्रकारिता महोत्सव का किया शुभारंभ। एआई के बढ़ते उपयोग और इससे होने वाले प्रभावों पर पत्रकारिता महोत्सव में की गई चर्चा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर देखिए सुबह ठीक 11 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइट्स